मेरी बात को गौर करो, और घर बैठे कैसे आईएएस बने। तो कहते हैं ना, घर बैठे लाखों कमाएं, घर बैठे हजारों कमाएं, घर बैठे नौकरी करें। और कोरोना ने तो वर्क फ्रॉम होम ही कर दिया, वर्क फ्रॉम स्टडी फ्रॉम होम कर दिया, सब कुछ बदला ना। तो घर बैठे आईएएस कैसे बने? तो घर बैठे आईएएस बनने का नुस्खा बता रहे हैं। आप लोग बारिश में कई एब्सेंट कर देते हैं, अभी भी क्लास की स्थिति देख लीजिए। दूसरी चीज़ है कि हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, इस टाइम में बहुत होते हैं इस मामले में। तो इसीलिए मैं जब जून में यह बात कहता हूँ पहली बार, तो मुझे मालूम है आगे का 3 महीना जो है ना, वायरल से जुड़ा रहता है, ये आपका डेंगू से जुड़ा रहता है, सीजनल बुखार आते रहते हैं, ऊपर से कुछ और भी पानी सानी उल्टा सीधा पी लीजिए, डिहाइड्रेशन या डायरिया, कुछ भी कोई भी बीमारी बड़ी आसानी से चपेट में ले लेती है। तो कुछ तो ब्रेक करवा ही देती है किसी न किसी एंगल से। तो उन सभी जो भी विद्यार्थी हैं, आप हैं जो नहीं आए, उनके लिए भी कि घर बैठे कैसे बने आईएएस। तो जैसे जब भी आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो हमने जो भी वैसे तो 9 क्वेश्चन जो हैं, यूपी पीसीएस के 3 क्वेश्चंस, मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के 3 क्वेश्चन और आईएएस के 6 क्वेश्चन हमने जून 2021 2021 जून से जुलाई 2022 के बीच में जो हमने आर्टिकल्स लिखे, जो दैनिक जागरण और जनसत्ता में आमतौर पर छपे हैं, एक आध और अखबारों में चले जाते हैं, जैसे नीति आयोग मेरा इन अखबारों में नहीं है, बट जो अखबारों में छपे उनसे 9 सवाल, यानी सिविल सर्विसेज के 6 सवाल एक प्रश्न पत्र से उसका सरोकार है। मतलब उस आर्टिकल को पढ़ा जाए और उस सवाल पे जाया जाए तो आपको उसको आंसर देने की स्थिति आपकी तरफ से बन सकती है। आप जरा कल्पना करके देखिए कि अगर एक क्लास में मैं एक क्लास में एक क्वेश्चन का फायदा हो, सिर्फ एक, मेंस की बात अभी नहीं, इसमें थोड़ा सा दूसरे परीक्षा में जा रहा है, एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का, एक क्वेश्चन का मुनाफा हो एक क्लास से, तो 100 क्लास में कितने सवाल हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और लिमिट कितनी है? 100 ही सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन चलिए इसको भी और घटा देते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी को और कम कर देते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी को हमने 2 क्लास में एक क्वेश्चन कर देते हैं कि अगर 2 क्लास में एक क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का तैयार हो जाए, तब भी 200 क्लास ही चाहिए। क्लास का मतलब है आप 2.5 से 3 घंटा की बात कर रहे हैं, है ना। क्लास का मतलब 45 मिनट, घंटे की बात नहीं हो रही है, पूरी क्लास की। तो 200 क्लासेस में आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो। चलो इसको भी और कर देते हैं, मैं इसको 400 घंटे कर देता हूं, 400 क्लास कर देता हूं। क्या समझे? आपको क्वेश्चन कितने करने हैं? 50 क्वेश्चन में आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं। 50 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन सही करने के लिए अगर आप 200 दिन पढ़ते हैं, 200 क्लास पढ़ें, तो एक क्लास इक्वल टू, एक क्वेश्चन इक्वल टू 4 क्लासेस। यानी पूरे सप्ताह में 6 दिन में, एक्सेप्ट संडे, कभी कभी तो सैटरडे को आप 3 मिनट प्रोग्राम करते हैं, वो भी, मतलब पूरे सप्ताह की पढ़ाई में अगर एक क्वेश्चन आप सिविल सर्विसेज का करें तो पूरे साल में 52 सप्ताह होते हैं। और इतनी ही सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की मेरिट है। एक सप्ताह इक्वल टू सिविल सर्विसेज का एक क्वेश्चन अगर प्रिपेयर हो जाए तो यह तैयारी प्रीलिम्स की जो लोग टाइम से शुरू कर लेते हैं 2024 के लिए, जैसे कर रहा हूं, तो वह जो है क्वालिफाई कर लेते हैं। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि एक सप्ताह में 7 दिन, है ना, 7 दिन में एक दिन भी निकाल दीजिए, चलो एक्सेप्ट संडे हटा देते, छुट्टी है, बाकी के 6 दिन 24 घंटे से मल्टीप्लाई करो। आपने अगर दंगल पिक्चर देखी हो तो उसमें जो उसके फादर हैं वो कहते हैं कि बेटा, वैसे तो कहने के लिए ये कुश्ती 2 मिनट की होती है,
लेकिन समझो तो यह 120 सेकंड की होती है। कहने के लिए तो यह जो है हम 1 हफ्ता कह रहे हैं, लेकिन अगर समझो तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और अमूमन जनरली मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा खाओ, 8 घंटा सो। अब चूंकि 8 घंटा आप सो तो सकते हैं, 8 क्यों, आप तो 10-12 भी सो सकते हैं, लेकिन 8 घंटा खा नहीं सकते। तो आप उसमें से टाइम बचा के घंटे 2 घंटे और पढ़ सकते हैं, यानी पढ़ाई को 9-10 घंटे ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा ले जाएंगे तो कंटिन्यूअस कर नहीं पाएंगे, पर डेली 8-9 घंटे पढ़ सकते हैं सब कुछ करते हुए। आप इसकी जरा कल्पना करके देखिए, अगर 6 दिन ऐसे किए, 8 घंटे, 8.5 घंटे, 9 घंटे, 6 दिन पढ़े, तो एक सप्ताह में आपकी 50 घंटे की सीटिंग हुई। 50 आवर इक्वल टू 1 क्वेश्चन। आप जरा सोचिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है 50 आवर्स का है और उसका जो आउटपुट है सिंगल क्वेश्चन का है। हो सकता है उस 50 आवर में किसी दिन आप 3 क्वेश्चन निकाल लेते हो, मालूम नहीं है ना भाई, उस चैप्टर से या जो चीज आपने पढ़ा 2 क्वेश्चन आते हो। और हो सकता है किसी दिन 50 आवर्स पढ़े कोई क्वेश्चन ना आए। तो ऑलमोस्ट मिलाकर कैलकुलेशन पूरा मिला करके एक सप्ताह में एक क्वेश्चन इक्वल टू 50 क्वेश्चन जो साल भर में होते हैं, उतने में आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर जाते हैं। ये बहुत कम, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा निवेश के बाद बहुत कम प्राप्ति की हम बता रहे हैं। आपको ये नहीं कह रहे हैं, पहले तो हमने एक लेक्चर में बताया, पहले हम फिर 2 लेक्चर में बताए, अब हम पूरे सप्ताह में बता रहे हैं आपको। एक सप्ताह की पढ़ाई में अगर एक क्वेश्चन निकलता है तो आप जरा सोचिए कि इसकी निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी और कितना इजी है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे की पढ़ाई से आपको 5 क्वेश्चन निकालना है। ये तो रही प्रीलिम्स की बात। अब आता है मुख्य परीक्षा का। आप अगर थोड़ा सा अपना एंगल सेट करके चलेंगे ना, एंगल को सेट कर लेंगे, तो जो आपका एक प्रकार से डायमेंशन है चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का, क्या नहीं पढ़ने का, क्या पढ़ने का, वो बहुत ही क्लियर कट रहेगा। आप जानते हैं दिक्कत कब होती है, जब गलियां एक जैसी हों, मकान एक जैसे हों और पता ठीक से पता ना हो। तो सिविल सर्विसेज में कुछ इसी तरह का है, गलियां भी एक जैसी मिल जाती हैं, मकान भी एक जैसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्यूरेट काम करते हैं। तो एक्यूरेसी के लिए थोड़े से अपने डायमेंशन को, अपने साइंटिफिक अप्रोच को, अपनी डेप्थ को थोड़े से बेहतर करना पड़ेगा। और वो बेहतर करने में मदद करते हैं आपके जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, कुछ अखबार मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, हम जैसे टीचर्स हैं, ये सब लोग उसी मदद में लगे होते हैं। अब माना न्यूज़पेपर है, जैसे कि मैंने ये मेरे हाथ में जो पेपर है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम ही ने बनाए हैं। इसमें हमने 9 क्वेश्चन बोला है, बट इसमें 7 क्वेश्चन का एनालिसिस है, 7 क्वेश्चंस का, जिसमें यूपी पीसीएस के भी हैं। अब जैसे सोशल जस्टिस पे यूपी पीसीएस का ये सेकंड पेपर में आता है। अब गरीबी और भूख के मूल कारण क्या हैं, है ना, इसको दूर करने के लिए सरकार क्या नीतियां वगैरह बनाती है। जनसत्ता में मेरा आर्टिकल 3 ये जो छपा है, आप इसमें भूखमरी, भोजन की बर्बादी या हंगर इंडेक्स के बारे में, गरीबी के बारे में आपको ये इस पूरा आइडिया है इसमें। और थोड़ा सा हम लोग चूँकि एकेडमिक लोग हैं, तो थोड़ा उसका जो सेंस होता है बात कहने का, वो उसी भाव में होता है, अकादमिक स्तर का ही होता है। और जनसत्ता का आपने देखे होंगे, खास तौर से आप हिंदू को भी उठा के देखिए, इंग्लिश अखबार में वो बड़ा गंभीर लेख छापते हैं ये लोग। जनसत्ता वगैरह हल्के लेख नहीं छापते, हल्के लेख तो डस्टबिन में चले जाते हैं, वो बिना क्वालिटी के वो काम नहीं करते हैं। आगे जैसे है नीति आयोग के उद्देश्य और संरचना की व्याख्या कीजिए, और ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं। ये भी यूपी पीसीएस 2022 का मेंस है, ठीक है। आगे पूछता है ई गवर्नेंस के बारे में पूछता है, और यह भी यूपी पीसीएस में आया है, ई गवर्नेंस। और एक आगे है कि आचार संहिता पर पूछा है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं इलेक्शन के टाइम पे। ये दैनिक जागरण में मेरा आर्टिकल ही है, आदर्श चुनाव आचार संहिता की चुनौतियां, यही हेडिंग है। तो इसमें बहुत सारे इनपुट डाले गए हैं
जो ये आईएएस का ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से आगे देखेंगे गति शक्ति योजना है। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ने जाके इसको इनॉग्रेट किया था, तब मैंने इसको आर्टिकल लिखा था। ये आईएएस 2022 का क्वेश्चन है गति शक्ति योजना पर। उसके बाद आपने देखा होगा श्रीलंका का जो आर्थिक हालात हैं, है ना, लिखा है कि भारत श्रीलंका आपस में बरसों पुराने मित्र हैं, और अगर हम पूर्ववर्ती कथन का आलोक में जाएं तो श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की क्या भूमिका रही है ना। भारत की भूमिका रही है, पैसा दिया है उसको लिए पड़ोसी के नाते जितनी भूमिका हो सकती निभाया है, चाहे उनके चर्च में बम फटे हों, चाहे अराजकता फैल गई हो, चाहे आर्थिक कुठाराघात हुआ हो, भारत तो अपना धर्म निभाया है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी ये लेख, मतलब आप देखेंगे ये भी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। आगे है कि आपकी राय में जो है भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण यानी जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है ना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में 3 गवर्नेंस काम करती हैं। एक मोदी साहब की गवर्नेंस है जिसको आप सेंट्रल गवर्नेंस कहेंगे, एक स्टेट की गवर्नेंस है जितने स्टेट्स हैं उसके हैं, और एक लोकल गवर्नेंस है जिसको आप स्थानीय शासन कहते हैं। अब चूंकि उसको हम ही करते हैं और अपने पे शासित होते हैं तो हम उसको स्थानीय स्वशासन भी कह देते हैं, यानी सेल्फ गवर्नमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन अगर आपको याद हो तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट की जब चर्चा हम किए थे क्लास में, किए थे पंचायत के टाइम में, तो उसमें हमने अरे भाई 1957 की एक रिपोर्ट नहीं बताए थे बलवंत राय मेहता समिति, थी कि नहीं क्लास में, बताए थे ना। तो उस रिपोर्ट में क्या बोला, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही थी कि नहीं कही थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का उपयोग किया था कि नहीं। और बाद में 1992 में हमने क्या कहा कि पंचायतों को और नगर म्यूनिसिपैलिटीज़ को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसको 73वां 74वां संविधान संशोधन बोला हमने, 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ये एक प्रकार से भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण का अगर जमीन पे देखेंगे तो पंचायत उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है लोकल गवर्नेंस के बारे में। और अगर आप विकेंद्रीकरण को पढ़ें, हमने 2 तरह से आर्टिकल जनसत्ता में हैं, एक तो विकेंद्रीकरण और गवर्नेंस को करके है, हेडिंग ही यही है, विकेंद्रीकरण और शासन, है ना, ये हेडिंग ही है। और एक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था, 2 आर्टिकल लिखा था 2 एंगल से। हमने एक ही का चर्चा किया जो गवर्नेंस का था, पंचायत तो अपने आप में विकेंद्रीकरण का ही पर्याय है। तो यह जो थोड़े से एग्जाम्पल दिए कि आप जो जैसे कोई हिंदी का अगर विद्यार्थी है, मान लो जनसत्ता वगैरह पढ़ता है या दैनिक जागरण पढ़ता है, राष्ट्रीय संस्करण में थोड़ा और उसका रीच बढ़ जाती है, या द हिंदू पढ़ता है इंग्लिश का, तो आप ये मत देखिए कि आपके लिए खबर है, केवल ऐसे पॉइंटेड नहीं करना है या आपने पॉइंटेड किया कोई फैक्ट वगैरह निकाल लिया छुट्टी पा लिया, नहीं, आपको क्या करना है कि वो एक कंसेप्चुअल बिहेवियर भी करेगा। बता तो रहे हैं कि सिविल सर्विसेज के 6 क्वेश्चन और यूपी पीसीएस के 3 क्वेश्चन। वैसे बेटा कुछ क्वेश्चन का ताल्लुकात औरों से बनता है, लेकिन मैं वो आर्टिकल जो है ना, जो अखबार के थे, मैं पाया ही नहीं, पुराने थे ना, जून जुलाई में 2021 में बहुत पीछे जाना पड़ रहा था, नहीं तो 1-2 जगह में सोशल जस्टिस से और निकल रहे थे। तो हमने कहा छोड़ो, इतना पर्याप्त है बच्चों को गाइड करने के लिए, कितने क्वेश्चंस हैं। तो आप उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा समझ के चलें।